तो एंडरसन का जो मौलिक योगदान है राष्ट्रवाद को उसके 3 विरोधाभासों के आईने में देखने से जुड़ा हुआ है। पहला विरोधाभास यह है कि इतिहासकार भले ही राष्ट्र को आधुनिकता की देन मानते हों, पर राष्ट्रवादी दृष्टि उसके अस्तित्व को हमेशा प्राचीनता से जोड़ती है। तो ये विरोधाभास ही है कि जैसे अगर राष्ट्र को देखा जाए, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट देखा जाए, तो हम कहते हैं कि ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपनी जो विचारधाराएं हैं, अपनी जो परंपराएं हैं, उनको कनेक्ट करने की कोशिश करता है, तो कहाँ से करता है? प्राचीन काल से हिंदू करता है। जैसे जो तिलक थे, उन्होंने क्या किया था कि शिवाजी और गणेश उत्सव स्टार्ट किया था, और जो बेसिकली जो एंशियंट इंडियन जो संस्कृति थी उसको उन्होंने फ्रंट पे लाया, जो नेशनलिज्म था या नेशनल मूवमेंट था उसमें। तो कहाँ से वो विचारों को ढूंढा? उन्होंने प्राचीनता से उस विचार को लाया, हालांकि है ये आधुनिकता की देन। तो विरोधाभास हुआ ना। दूसरा विरोधाभास यह है कि एक सामाजिक सांस्कृतिक विचार के तौर पर राष्ट्रीयता खुद को सार्वभौम मानती है, पर उसकी अभिव्यक्तियां परिवेश व स्थानीय होती हैं। तो राष्ट्रीयता खुद को सार्वभौम मानती है, लेकिन उसकी अभिव्यक्तियां परिवेशिक व स्थानीय होती हैं। अभिव्यक्तियां कैसी होती हैं? स्थानीय होती हैं। तमिलों का अलग सिस्टम है, भारत में उत्तर भारत का अलग सिस्टम, दक्षिण भारत का अलग सिस्टम है। तो ये है पारिवेशिक व स्थानीय, भले ही है ये अपने आप में सार्वभौमिक। तीसरा विरोधाभास राष्ट्रवाद की राजनीतिक। तो राष्ट्रीयता का जो तीसरा विरोधाभास है राष्ट्रवाद की राजनीतिक शक्ति मत्ता और उसकी दार्शनिक दरिद्रता के बीच है। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रवाद का विचार इतना शक्तिशाली है कि लोग इसके लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं, फिर भी इस विचार को परिभाषित करना अत्यंत कठिन है। तो एक ऐसा शक्तिशाली शब्द है राष्ट्रीयता, जिसके लिए लोग अपनी जान देते हैं। भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ जाता है, और जो हमारे सिपाही हैं, सेना है, सेना नायक है, वो हंसते हंसते कुर्बानी दे देते हैं। लेकिन इस विचार को परिभाषित करना अत्यंत कठिन है। ये भी एक विरोधाभास है। एंडरसन ने कल्पित समुदाय के रूप में 3 प्रकार का राष्ट्रवाद बताया है। पहला क्रियोल राष्ट्रवाद ये लैटिन अमेरिका में प्रचलित है। तो ये एक दमित नौकरशाही वर्ग द्वारा राष्ट्रवाद का विकास किया गया। क्रियोल राष्ट्रवाद लैटिन अमेरिका से संबंधित है, और ये एक दमित यानी जो सप्रेस्ड नौकरशाही थी, सप्रेस्ड ब्यूरोक्रेसी थी, उसके द्वारा इस राष्ट्रवाद का विकास किया गया। फिर नेक्स्ट है यूरोप का भाषाई राष्ट्रवाद। यह राष्ट्रीय राज्य या जन कल्याण पर आधारित है। फिर रूसीकरण वाला राष्ट्रवाद, ऊपर से सांस्कृतिक एकरूपता को थोपना। रूसीकरण में क्या हुआ था? जो यूएसएसआर था, उसके संघ बने थे, तो ऊपर से उसमें राष्ट्रीयता थोपी गई थी। तो ये बेनेडिक्ट एंडरसन ने क्षेत्र को भी राष्ट्र की भांति एक आभासी या कल्पित समुदाय माना है। तो क्षेत्र को भी ये राष्ट्र की भांति एक कल्पित या आभासी समुदाय मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो तमिल रीजन है या जो आंध्रा है, वो भी जो एक क्षेत्र है, एक कल्पित समुदाय है। क्यों? क्योंकि भले ही कितना भी छोटा राज्य क्यों ना हो, चाहे तमिलनाडु है या केरल हो, वहां के हर व्यक्ति का एक दूसरे संपर्क नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग तमिल जो राष्ट्रवाद है या तमिल जो विचारधारा है, उससे लोग अपने आप को कनेक्टेड समझते हैं, जो व्यक्ति तमिल से बिलोंग करता है। एंडरसन ने अपनी पुस्तक इमेजिन कम्युनिटी की रचना राष्ट्रवाद की ताकत दिखाने के लिए की थी, लेकिन मार्क्सवादी हलकों में इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर राष्ट्रवाद की आलोचना के लिए होने लगा था। तो बेसिकली एंडरसन अपनी पुस्तक इमेजिन कम्युनिटी राष्ट्रवाद की ताकत दिखाने के लिए इसको लाते हैं, लेकिन इसमें जो मार्क्सवादी हलकों में इसका इस्तेमाल कैसे होने लगा? राष्ट्रवाद की आलोचना के रूप में। ऐसे में एंडरसन ने कहा कि उनकी यह पुस्तक एक ऐसी प्यारी बेटी की तरह है जो बस कंडक्टर के साथ भाग गई है। तो ये सोच लीजिए कि हमने शुरू तो कुछ बड़ा लाड़ प्यार से वो किया, लेकिन उसका जो समाप्ति हुई है, या उसे किसने हाईजैक कर लिया? मार्क्सवादियों ने हाईजैक कर लिया और उसको क्रिटिसाइज करने में उसका इस्तेमाल करने लगे। जब एंडरसन ने कल्पित समुदाय की अवधारणा दी, तो जहां एंडरसन ने कल्पित समुदाय की अवधारणा दी है, वहीं एल बिलिंग ने अपनी पुस्तक बैनल नेशनलिज्म जो कि 1997 में बुक आती है, में साधारण राष्ट्रवाद यानी बैनल राष्ट्रवाद की अवधारणा दी है। बिलिंग का तर्क है कि ना तो विभिन्न देशों के राष्ट्रवाद को अलग अलग किया जा सकता, और ना ही इसे किसी विशिष्ट आंदोलन या क्रांति से जोड़ा जा सकता है। तो विभिन्न जो देश हैं उनके राष्ट्रवाद को अलग अलग भी नहीं किया जा सकता, और उन्हें किसी विशिष्ट आंदोलन या क्रांति से भी नहीं जोड़ा जा सकता। बिलिंग का प्रसिद्ध कथन है, राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो सभी राष्ट्र राज्यों को राष्ट्र राज्य के रूप में
ऑल नेशन स्टेट एज नेशन स्टेट मानती है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो सभी राष्ट्र राज्यों को राष्ट्र राज्य के रूप में मानती है। तो चाहे भारत ही क्यों ना हो, उसे भी यह राष्ट्र राज्य मानेगी। लेकिन हमने देखा है कि भारत एक राष्ट्र राज्य नहीं है सांस्कृतिक रूप से। क्यों? क्योंकि भारत में कोई एक कॉमन संस्कृति नहीं है, कॉमन धर्म नहीं है, कॉमन परंपरा नहीं है, कॉमन इतिहास नहीं है। लेकिन फिर भी भारत एक राजनीतिक अगर संदर्भ में देखा जाए तो एक राष्ट्र नेशन स्टेट है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से तो ये नहीं। प्रगतिशील या प्रगतिवादी राष्ट्रवाद, तो मार्क्सवादी राष्ट्रवाद के आलोचक हैं। रोजा लग्जमबर्ग मानती हैं कि राष्ट्रवाद श्रमिक वर्ग के दिमाग में राज्य की प्रतिष्ठा स्थापित करता है, जो मूलतः शासक वर्ग के प्रति निष्ठा होती है। तो राष्ट्रवाद क्या करता है? राष्ट्रवाद श्रमिकों के मन में राज्य के प्रति निष्ठा पैदा करता है, जो कि इनडायरेक्टली किसके प्रति निष्ठा पैदा की जा रही है? शासक वर्ग या पूंजीपतियों के लिए निष्ठा पैदा की जा रही है। और जो मार्क्सिस्ट है बेसिकली ये स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं, स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं। और राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद को किसकी आवश्यकता होती है? स्टेट की। तो इसलिए भी इसको क्रिटिसाइज करते हैं। फिर कुछ आलोचक यह कहते हैं कि राष्ट्रवाद संकुचित विशिष्टता है, यानी नैरो पर्टिकुलरिज्म है, और समरूपी पहचान है, होमोजेनस आइडेंटिटी है। तो राष्ट्रवाद क्या है? जैसे जर्मन है तो केवल जर्मन लोग ही जर्मनी राष्ट्र राज्य से संबंधित हो सकते हैं। तो ये क्या है? ये नैरो है, नैरो पर्टिकुलरिज्म है। आप केवल अपने आप को एक राष्ट्र राज्य की सीमा से अपने आप को कन्फाइन कर रहे हैं, आप ग्लोबल सिटीजन बनना ही नहीं चाह रहे हैं। ऐसा क्यों? तथा व्यापकता और विविधता को समाप्त करती है, या सैन्यवाद या आक्रमण को बढ़ावा देती है। तो जब हम लोग अपने ही राष्ट्र को सबसे महत्वपूर्ण मानने लगते हैं, अपने ही राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानने लगते हैं, तो इससे क्या होता है? इससे सैन्यवाद बढ़ता है, आक्रमण बढ़ते हैं। भारत के महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रवाद को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। टैगोर ने राष्ट्रवाद को हाइड्रोलिक प्रेस के तुल्य कहा है, जो अव्यक्त रूप से दबाव डालती है। तो ये ऐसा हाइड्रोलिक प्रेस है जो अव्यक्त रूप से दबाव डालता है लोगों के मन में। टैगोर की रचना है नेशनलिज्म। इसके विपरीत मार्क्सवादी विद्वान एजाज अहमद राष्ट्रवाद व राष्ट्र राज्य को मजबूती देने वाली शक्ति कहते हैं। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य को मजबूती देने वाली शक्ति कहते हैं। उनके अनुसार आधुनिक राष्ट्र राज्य एक राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए जरूरी एक ऐतिहासिक चरण है। आधुनिक जो नेशन स्टेट है वो एक राष्ट्र राज्य और वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए जरूरी एक ऐतिहासिक चरण है। क्यों? क्योंकि अगर आधुनिक नेशन स्टेट नहीं बनते तो पूंजीपति नहीं होते, और पूंजीपति नहीं होते तो मजदूरों को अपने शोषण का एहसास नहीं होता, और शोषण का एहसास नहीं होता तो क्रांति नहीं होती, क्रांति नहीं होती तो साम्यवाद नहीं आता। तो यही बात है। कुछ विचार इसे सकारात्मक मानकर कहते हैं कि राष्ट्रवाद ने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत को बढ़ावा दे राष्ट्रीय मुक्ति संग्रामों को नया जोश दिया है। तो भारत की जो मुक्ति आंदोलन हुआ, फिर ऐसे ही ऐसे ही अल्जीरिया में हुआ जो मुक्ति आंदोलन, तो ये क्यों हुआ? राष्ट्रवाद की भावना से ही हुआ, और जो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत था या नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो कॉन्सेप्ट था, उसने जो मुक्ति संग्राम है उनको नया जोश दिया था। राष्ट्रवाद ने स्वतंत्रता, लोकतंत्र व अधिकारों को बढ़ावा दिया। तो हम नेक्स्ट है पश्चिमी व गैर पश्चिमी राष्ट्रवाद, वेस्टर्न एंड नॉन वेस्टर्न नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद के पश्चिमी विचारक पश्चिमी राष्ट्रवाद को सकारात्मक व गैर पश्चिमी राष्ट्रवाद को नकारात्मक कहते हैं। तो ये जो वेस्टर्न नेशनलिज्म है उसको तो पॉजिटिव मानते हैं, लेकिन जो गैर यानी नॉन वेस्टर्न जो नेशनलिज्म है, फॉर एग्जांपल जो भारत जैसे देशों में हुआ राष्ट्रवाद है, उसे ये नकारात्मक कहते हैं। हेंस कोहेन व एडवर्ड सिल्स पश्चिमी व पूर्वी राष्ट्रवाद को अलग अलग मानते हैं। हेंस कोहेन पश्चिमी राष्ट्रवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की संकल्पनाओं से जुड़ा हुआ था। पश्चिमी राष्ट्रवाद में आप व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की मांग कर रहे थे। एशिया में उभर कर आए राष्ट्रवाद का रूप इससे अलग था। यहाँ पर लोग आजादी मांग रहे थे, वो भी राष्ट्र की आजादी, व्यक्तिगत आजादी नहीं, राष्ट्र की आजादी मांग रहे थे। एडवर्ड सिल्स पश्चिमी राष्ट्रों में सेकुलर व तार्किक कारणों से लोग राजनीति में आए। पूर्वी देशों में लोग प्राधिकार के बारे में बहुत चिंतित होने के कारण राजनीति में आए। तो चूंकि अथॉरिटी जो पूर्वी देश थे, ईस्टर्न कंट्रीज थी, वहां पर जो कॉलोनियलिज्म था या अथॉरिटी का जो बहुत ज्यादा प्रभाव हो गया था, इसलिए लोग राजनीति में आए। जबकि जो पश्चिमी देश में लोग जो राजनीति में आए थे उसमें सेकुलर और तार्किक कारणों के कारण वो राजनीति में आए थे। तो एडवर्ड सेल्स के लिए पश्चिमी देशों में राष्ट्रवाद एक दुर्भाग्यपूर्ण विकर्षण है, जबकि एशियाई अफ्रीकी देशों में सिल्स राष्ट्रवाद का महत्व स्वीकार करते हैं। उपनिवेशवाद के कारण ही पश्चिमी राज्यों से पूर्वी राज्यों में राष्ट्रवाद आया।
कुछ विद्वान पश्चिमी राष्ट्रवाद को राजनीतिक व पूर्वी राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी कहते हैं। तो पश्चिमी राष्ट्रवाद को राजनीतिक व पूर्वी राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं। कुछ लेखक उल्टा तर्क देते हैं। उनके अनुसार यूरोपीय राष्ट्रों का उभार साबियाबी रूप से यानी ऑर्गेनिकली व ऐतिहासिक प्रक्रियाओं से हुआ है, अतः यह सांस्कृतिक है, जबकि औपनिवेशिक राष्ट्रों में यह कृत्रिम रूप से तैयार हुआ है, अतः राजनीतिक है। तो भारत में जो कृत्रिम रूप से पॉलिटिकल समुदाय बना है, जो पॉलिटिकल भारत में जो समुदाय बना है, ये कृत्रिम रूप से बनाया गया है, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया, जो भारत की जो संविधान सभा थी उसके द्वारा बनाया गया। पहले से भारत में कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, लेकिन जो पश्चिमी देशों में सिस्टम बने हैं वो संस्कृति, भाषा, परंपराओं के आधार पर बने हैं। तो हमें उल्टा कहना चाहिए। यह नतीजा निकालना भी गलत है कि पूर्वी राष्ट्रवाद गैर उदारवादी और खतरनाक है, जबकि पश्चिमी राष्ट्रवाद तार्किक, उदार व सर्वदेशी है। तो यह भी कहना कि जो ईस्टर्न जो नेशनलिज्म है वो गैर उदारवादी है, ऐसा नहीं है। भारत का जो राष्ट्रवाद था वो गैर उदारवादी नहीं था, खतरनाक भी नहीं था। एली कुडेरी या एली केडोरी, इली, टॉम नायर्न, जाया बर्लिन आदि विद्वानों का मानना है कि पूर्वी और पश्चिमी दोनों प्रकार के राष्ट्रवादों में अतार्किक तत्व पाए जाते हैं। तो ये दोनों में अतार्किक तत्व को बोलते हैं कि दोनों ही, चाहे पश्चिमी हो चाहे पूर्वी, दोनों में अतार्किक तत्व पाए जाते हैं। एली के डोरी या एली केडोरी इली, उनकी पुस्तक का क्या नाम है, नेशनलिज्म, कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद में क्रांतिकारी तत्वों में काली पूजा पर जोर दिया गया, जो यूरोपीय विशेषकर जर्मनी के राष्ट्रवाद में पाए जाने वाले अतार्किक, हिंसक, आध्यात्मिक और सामूहिक तत्वों की तरह है। तो भारत में जिस प्रकार जो काली पूजा तो एक संदर्भ है, भारत में जो शक्ति पूजा की गई, भारत में जो है ना गणेश उत्सव और गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव जैसे कॉन्सेप्ट लाए गए, तो ये जो पूजा थी या भक्ति या शक्ति की पूजा की गई, किसी देवी या देवता की पूजा की गई, वो जब जैसे जर्मनी में किया गया था, उसी की सेम अतार्किक, हिंसक और आध्यात्मिक और सामूहिक तत्वों की तरह ही है। फिर राष्ट्रवाद एक क्रॉस कटिंग विचारधारा है। इसकी प्रमुख राजनीतिक अभिव्यक्तियां निम्नलिखित प्रकार से हैं। तो ये बहुत सारे, मतलब क्रॉस कटिंग है इन द सेंस कि ये बहुत सारे विचारधाराओं को छूती है या बहुत सारे तत्वों को आपस में समाये हुए है। तो वेराइटीज ऑफ नेशनलिज्म, तो पहला है उदार नेशनलिज्म यानी लिबरल नेशनलिज्म। इसके समर्थक हैं ग्यूसेपी मैजनी, ये लिबरल उदारवाद के समर्थक थे। फिर अन्य हैं इसमें ब्रूटो विल्सन है, साइमन बोलियर हैं, लैटिन अमेरिका के हैं ये। फिर आत्मनिर्णय के सार्वभौमिक अधिकार में विश्वास है, तो इसमें राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात इसमें की जाती है। ब्रूटो विल्सन ने भी कहा था कि हमें हर राष्ट्र को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है। तो ये सेल्फ डिटर्मिनेशन दो, मतलब इसका संदर्भ दो होता है। एक तो राज्यों को अपने जो राष्ट्र के अंदर जो परिवर्तन करने हैं उनमें भी वो सेल्फ डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, यानी कौन सी व्यवस्था लानी है, क्या करना है, उन्हें कैसे आजाद होना है। और दूसरा है कि जो राज्य हैं जब दूसरे राज्यों से संबंध रखेंगे उनमें भी उन्हें सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार दिया गया है। फिर रूढ़िवादी राष्ट्रवाद यानी कंजर्वेटिव नेशनलिज्म, तो इसमें डिज़रायली आते हैं, बिस्मार्क आते हैं, जार अलेक्जेंडर थर्ड, मार्गरेट थैचर, डोनाल्ड रीगन, डोनाल्ड ट्रंप। सामाजिक सामंजस्य इसमें महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक एकता और देशभक्ति को इसमें बढ़ाना महत्वपूर्ण माना जाता है। तो भारत में अगर देखा जाए तो जो बीजेपी पार्टी है वो कैसी एक कंजर्वेटिव पार्टी है, या वो किस प्रकार के नेशनलिज्म को बढ़ाती है। एक तो सांस्कृतिक नेशनलिज्म को, उसके साथ ही ये रूढ़िवादी राष्ट्रवाद को भी बढ़ाती है, जो पुराने विचारों, पुराने परंपराओं, उस पर, पुराने इतिहास पर ज़्यादा फोकस करती है। फिर विस्तारवादी राष्ट्रवाद एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म, तो इसमें चार्ल्स मोरिस, फिर मुसोलिनी और हिटलर जैसे इसमें आते हैं। फिर आक्रामकता व विजय पर इसमें बल होता है, तो एग्रेसिवनेस इसमें होता है। फिर उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवाद यानी एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म, तो गांधी का, फिर वाना इनाक्रुमा का है, जूलियस न्यूरेरे का है, हो ची मिन का है। राष्ट्रीय मुक्ति के लिए यहाँ पर संघर्ष होता है। जैसे भारत का नेशनल मूवमेंट था ना, उसी प्रकार अन्य देशों में भी नेशनल मूवमेंट चले थे, तो यहाँ पर राष्ट्रीय मुक्ति की बात की गई थी। फिर ब्लैक नेशनलिज्म, तो इसमें मार्टिन डिलेनी आते हैं। क्रॉस कटिंग विचारधाराएं होती हैं जो स्वतंत्र नहीं होती हैं। क्रॉस कटिंग विचारधाराएं ऐसी विचारधाराएं होती हैं जो स्वतंत्र नहीं होती हैं, जैसे नारीवाद, पर्यावरणवाद, राष्ट्रवाद।
तो ये क्रॉस कटिंग है। अब नारीवाद का ऐसा कोई अपना ग्रंथ नहीं है, अपना कोई लिटरेचर नहीं है। वो लिबरलिज्म से लेती है, मतलब लिबरलिज्म से भी लेते हैं नारीवादी जो थिंकर हैं, वो सोशलिज्म से भी लेते हैं। हालांकि जो उग्र नारीवाद था उसमें खुद खुद का अपना डेवलपमेंट किया था लिटरेचर का, लेकिन ये क्रॉस कटिंग है, ये हर चीज को छूती है, हर मतलब हर पैमाने पर ये कहीं ना कहीं हर पैमाने को टच करने का प्रयास करती हैं। फिर इसमें उदार नेशनलिज्म, लिबरल नेशनलिज्म को देखते हैं। तो इटली के महान क्रांतिकारी मैजनी को उदार राष्ट्रवाद का प्रणेता कहा जाता है। मैजनी कथन है कि प्रत्येक राष्ट्र एक राज्य, पूरे राष्ट्र के लिए केवल एक राज्य, यानी एवरी नेशन अ स्टेट, ओनली वन स्टेट फॉर इंटायर नेशन। क्या बात कहते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र एक राज्य, यानी कि प्रत्येक राष्ट्र एक राज्य, पूरे राष्ट्र के लिए केवल एक राज्य। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राष्ट्र होना चाहिए। भारत है, पाकिस्तान है, तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राष्ट्र होना चाहिए। और जब एक राष्ट्र बन गया, पूरे राष्ट्र के लिए केवल एक राज्य, तो अब पूरा जो राष्ट्र है, पूरा भारत है, उसके लिए एक भारत राज्य होगा, ऐसी बात ये करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति ने उदार राष्ट्रवाद के मूल्यों को बढ़ावा दिया। उदार राष्ट्रवाद स्वतंत्रता, अधिकारों व समानता, आपसी सहयोग, बंधुत्व पर बल देता है। यह लोकप्रिय संप्रभुता इन पॉपुलर सॉवरेनिटी से जुड़ा हुआ है। यह राष्ट्रवाद को अविश्वास, संदेह व प्रतिद्वंद्विता के स्रोतों के रूप में नहीं देखता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राष्ट्रों के आपसी भाईचारे का सम्मान करता है या आपसी भाईचारे को आधार मानता है। यह राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत, यानी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन पर विश्वास करता है, जैसा कि वुड्रो विल्सन ने बोला था, तथा प्रत्येक देश की संप्रभुता का सम्मान करता है। इसे विल्सोनियन राष्ट्रवाद भी कहा जाता है। उदार राष्ट्रवाद प्रगतिशील, मुक्त, सहिष्णु, तर्कसंगत राष्ट्रवाद है। यह अंतरराष्ट्रवाद व मानवाधिकारों में विश्वास करता है। उदार राष्ट्रवाद को यूरोपीय उदारवाद के उत्कृष्ट रूपों में देखा जा सकता है। यह उदार राष्ट्रवाद फ्रांसीसी क्रांति के समय का है। इतालवी राष्ट्रवाद आंदोलन जिसे रिसोर्जिमेंटो, पुनर्जन्म राष्ट्रवाद की तुलना में उतना अधिक स्पष्ट नहीं था, जैसा कि इतालवी एकीकरण के पैगंबर गुइसेपे मैजनी द्वारा बताया गया था कि प्रत्येक राष्ट्र एक राज्य, पूरे राष्ट्र के लिए केवल एक राज्य। साइमन बोलीवर, जिन्होंने 19वीं सदी की शुरुआत में लैटिन अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया व स्पेनिश को हिस्पैनिक अमेरिका से बाहर निकालने में मदद की, उन्होंने भी इसी तरह के सिद्धांतों का समर्थन किया है। उदार राष्ट्रवाद की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के 14 सूत्रों, जो कि 1918 में आए थे, में मिलती है। इन्हें प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण के आधार के रूप में प्रस्तावित किया गया था और वार्साय संधि, जो कि 1919 में हुई थी, द्वारा लागू किए गए व्यापक क्षेत्रीय परिवर्तनों के लिए एक खाका प्रदान किया गया था। विल्सोनियन राष्ट्रवाद का केंद्रीय विषय राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत, यानी राइट टू नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन है, के प्रति प्रतिबद्धता है। नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या होता है? तो आत्मनिर्णय का तात्पर्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक शासन दोनों से। राष्ट्रीय स्वतंत्रता हो, यानी जब दो राष्ट्र आपस में संबंध रखें तो वहां भी स्वतंत्र रहें, और दूसरा क्या है? लोकतांत्रिक शासन, यानी आप अपने देश के अंदर कौन से शासन प्रणाली लाना चाह रहे हैं, इसका संबंध उससे भी होता है। उदार राष्ट्रवाद का अंतिम लक्ष्य संप्रभु राष्ट्र राज्यों की दुनिया का निर्माण करना। तो उदार राष्ट्रवाद का अंतिम लक्ष्य क्या है? कि आप सोवरेन नेशन स्टेट से बने दुनिया का निर्माण करिए। वार्साई की संधि को तैयार करने वाले पेरिस शांति सम्मेलन में वुड्रो विल्सन ने आत्मनिर्णय का सिद्धांत दिया था। फिर रूढ़िवादी राष्ट्रवाद एंड कंजर्वेटिव नेशनलिज्म। रूढ़िवादी राष्ट्र को एक जैविक इकाई मानते हैं। रूढ़िवादी राष्ट्र को एक ऑर्गेनिक एंटिटी मानते हैं जो फलता फूलता और बढ़ता है, जिसका निर्माण परंपराओं, रीति रिवाजों, समान इतिहास, आदतों और जीवन शैली की वजह से हुआ है। यह देशभक्ति, वफादारी व राष्ट्रवाद की चेतना को साझा अतीत पर आधारित मानते हैं। यह राष्ट्र को बाहर से या भीतर से ग्रसित मान राष्ट्रवाद पर बल देते हैं। ऐतिहासिक रूप से रूढ़िवादी राष्ट्रवाद उदार राष्ट्रवाद के बाद विकसित हुआ है। तो जो रूढ़िवादी राष्ट्रवाद था, ये उदार राष्ट्रवाद के बाद आया। उदाहरण के लिए डिजरायली के वन नेशन आदर्श में बिस्मार्क की जर्मन राष्ट्रवाद की रासिया के उत्थान के लिए प्रयोग करने की इच्छा और जार अलेक्जेंडर के पैन इस्लाव के समर्थन में रूढ़िवाद व राष्ट्रवाद में तेजी से बढ़ने संबंध में
तेजी से संबंध बढ़ने लगा। आधुनिक राजनीति में राष्ट्र सभी नहीं लेकिन अधिकांश रूढ़िवादियों के लिए आस्था का विषय बना है। तो राष्ट्र सभी तो नहीं लेकिन अधिकांश रूढ़िवादियों के लिए आस्था का विषय है, ये आस्था का विषय है। जैसे बीजेपी पार्टी नेशन को एक आस्था का विषय मानती है, नेशनलिज्म को एक आस्था का विषय मानती है, जो नेशनलिस्ट नहीं है वो पाकिस्तान चला जाए। तो ये क्या है, यही चीज है ये। फिर यूके में यह 1982 के फॉकलैंड युद्ध में मार्गरेट थैचर की विजय के रूप में सामने आया। बाद में यह रूढ़िवादी यूरोसेप्टिसिज्म के रूप में प्रकट हुआ। यूरोसेप्टिसिज्म और एंटी यूरोपियनिज्म अर्थात यूरोपीय एकीकरण का विरोध। तो हमने देखा है कि ब्रिटेन क्यों ब्रेग्जिट करके बाहर आ गया, यूरोपियन यूनियन से। क्योंकि जब तक ब्रिटेन कहाँ था, यूरोपियन यूनियन में था, उसको लगता था कि मैं एक ऐसा देश जिसके इतना बड़ा साम्राज्य था कि जिसके साम्राज्य में कभी सूरज नहीं ढलता था, उसे यूरोपियन यूनियन की बात माननी पड़ रही है, उसे यूरोपियन यूनियन के कहे में चलना पड़ रहा है। मेरा इतिहास तो महान है। तो जब इस तरह की फीलिंग आती है तब ब्रेग्जिट जैसी चीजें निकलकर सामने आती हैं और राष्ट्र अपनी पहचान के लिए, अपने प्राचीन इतिहास के लिए, अपनी प्राचीन परंपराओं के लिए, अपने अस्तित्व के लिए एक स्वर्ण निर्णय करने का फैसला लेते हैं। मुखर विदेश नीति को अपनाने में संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रवाद को फिर से जगाया। तो जो अमेरिका फर्स्ट का नारा है, कहाँ? अमेरिका फर्स्ट का नारा है जो ट्रंप के अंडर दिया गया था। भारत में भी ऐसी ही चीजें हो रही हैं। इंडिया फर्स्ट मोदी जी के द्वारा बोला जा रहा है। शी जिनपिंग भी चाइना फर्स्ट की बात करते हैं। तो हर जगह अब जो राइट विंग है या जो नेशनलिज्म है वो बहुत ज्यादा उफान पर है। उदाहरण के लिए रोनाल्ड रीगन द्वारा ग्रेनेडा पर आक्रमण कब हुआ? 1983 में। लीबिया पर बमबारी 1986 में। और जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वारा अफगानिस्तान में 2000 में और इराक में 2003 पर हमला। फिर उदारवादी राष्ट्रवाद का संबंध सार्वभौमिक आत्मनिर्णय के सैद्धांतिक उदारवाद से कम और राष्ट्रीय देशभक्ति की भावना में सन्निहित सामाजिक सामंजस्य और सार्वजनिक व्यवस्था के वादे से अधिक है। तो नेक्स्ट है कि रूढ़िवाद राष्ट्र को एक जैविक इकाई मानता है। रूढ़िवादी राष्ट्रवाद स्थापित राष्ट्र राज्यों में विकसित होता है, न कि उन राज्यों में जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में है। तो जो कंजर्वेटिव नेशनलिज्म होता है वो ऐसे राज्यों में विकसित होता है जहां पर राष्ट्र पहले ही बन चुके हैं। तो जर्मनी जो कि नेशन स्टेट पहले ही बन चुका है, वहां पर कंजर्वेटिव नेशनलिज्म आएगा। भारत जैसे देशों में जो कंजर्वेटिव नेशनलिज्म है वो नहीं आएगा, जो कि अभी नेशन इन मेकिंग है। जो ब्रिटिश नेशनल पार्टी है फ्रांस में, लेपेन के नेशनल फ्रंट, और ऑस्ट्रेलिया में फ्रीडम पार्टी और डेनिश पीपल्स पार्टी जैसे समूहों द्वारा छेड़े गए अप्रवास विरोधी अभियान यानी एंटी इमिग्रेशन कैंपेन भी रूढ़िवादी राष्ट्रवाद से प्रेरणा लेते हैं। तो यही बात है कि ये जो आउटसाइडर हैं उनको पसंद नहीं करते हैं, और बेसिकली राइट विंग के लोग होते हैं जो राष्ट्रवाद को एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मानते हैं, जिसके माध्यम से राष्ट्र को सर्वोपरि रखा जाता है। राष्ट्र हित सबसे महत्वपूर्ण है, व्यक्ति हित ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट के लिए। रूढ़िवादी राष्ट्रवाद स्वाभाविक रूप से सैन्यवादी व आक्रामक है। यह नस्ली व जेनोफोबिया को बढ़ावा देता है, जैसा कि हिटलर ने जर्मनी में कर दिया था। जेनोफोबिया यानी कि रेसिज्म जैसी चीजें यहाँ पर बढ़ती हैं। यह आक्रामकता, संकीर्णता, सैन्यवाद, कट्टरता व असहिष्णुता को बढ़ावा देता है। विस्तारवादी राष्ट्रवाद यानी एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म, तो यह राष्ट्रवाद का आक्रामक, सैन्यवादी व विस्तारवादी चरित्र है। तो जो काम हिटलर कर रहा था, तो जर्मनी के क्षेत्रफल में बढ़ावा करने का बात कर रहा था, जैसे वर्तमान में चीन जो काम कर रहा है। कई मायनों में राष्ट्रवाद का यह रूप समान अधिकारों व आत्मनिर्णय में सिद्धांतकारी विश्वास का विरोधी है, जो उदार राष्ट्रवाद का मूल है। राष्ट्रवाद का विस्तारवादी आक्रामक चेहरा पहली बार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दिखाई दिया, जब यूरोपीय शक्तियां राष्ट्रीय गौरव और धूप में अपनी जगह प्लेस इन द सन के नाम पर अफ्रीका के लिए हाथापाई स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका में व्यस्त थी। यह 19वीं सदी का यूरोपीय साम्राज्यवाद औपनिवेशिक विस्तार से अलग था। तो जो स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका हुई थी
अफ्रीका के लिए जो भगदड़ हुई थी, वहां पर जो हर यूरोपीय नेशन था वो अपने राष्ट्रीय गौरव, अपना एक प्लेस चाह रहा था कि हम भी विश्व में जाने जाएं, हमारी भी राष्ट्रीयता या हम भी एज ए नेशन एग्जिस्ट करें देश में, विश्व में। 19वीं शताब्दी के दोनों विश्व युद्ध राष्ट्रवाद के इसी विस्तारवादी रूप के परिणाम थे। विस्तारवादी राष्ट्रवाद शब्द अभिन्न राष्ट्रवाद यानी इंटीग्रल नेशनलिज्म के रूप में जाना जाता है। यह शब्द फ्रांसीसी राष्ट्रवादी चार्ल्स मॉरस द्वारा गढ़ा गया था। दक्षिणपंथी एक्शन फ्रेंचाइज राइट विंग एक्शन फ्रेंचाइज के नेता मॉरस की राजनीति का केंद्र बिंदु राष्ट्र का सर्वोपरि महत्व था। राष्ट्र ही सब कुछ है और व्यक्ति कुछ भी नहीं। नेशन इज एवरीथिंग एंड इंडिविजुअल इज नथिंग। तो इसी से फांसीवादी और नाजीवादी जैसी विचारधाराएं निकलकर सामने आती हैं, जहां पर व्यक्ति को कुछ नहीं समझा जाता, राष्ट्र हित को सर्वोपरि समझा जाता है। तो अगर राष्ट्र हित में लोगों को मारा भी जाता है तो ये जायज है। जियोवनी जेंटाइल के अनुसार सब कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं और राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। इसका अनुसरण बाद में मुसोलिनी ने किया था। नथिंग अगेंस्ट द स्टेट, एवरीथिंग इज अंडर द स्टेट एंड देयर इज नथिंग विच इज आउटसाइड द स्टेट। फ्रेंच राष्ट्रवादी चार्ल्स मोरास, जो कि एक दक्षिणपंथी था, ये भी राइट विंग ने इसके लिए इंटीग्रल नेशनलिज्म अभिन्न राष्ट्रवाद कहा है। यह आज्ञाकारिता, अनुशासन, युद्ध, विस्तार व बलिदान पर बल देता है। तो बेसिकली यही है, ये इस प्रकार का राष्ट्रवाद फांसीवाद या नाजीवाद जैसी विचारधाराओं को जन्म देता है। यह निजातीयता, श्रेष्ठता व व्यक्ति पूजा पर बल देता है। यह अतीत की महानता व राष्ट्रीय गौरव के मिथकों पर आधारित होता है। तो हम आर्य रेस हैं, हम पूर्वजों, हमारा जो पूर्वज थे बहुत महान थे, तो ये ऐसी चीजों को मिथक बना के पेश करता है। राष्ट्रवाद का यह जुझारू और प्रचंड रूप अंध राष्ट्रवादी विश्वासों और सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रवाद के इस रूप को जाति या नस्ली श्रेष्ठता के सिद्धांतों के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है, जिससे राष्ट्रवाद व नस्लीता का मिश्रण होता है। फिर शुरुआती जर्मन राष्ट्रवादियों जैसे फिक्टे व जॉन के लिए केवल जर्मन ही सच्चे बोक्स यानी कि एक जैविक लोग थे, तो जर्मन ही केवल सच्चे लोग थे। मॉरिस के लिए फ्रांस एक अप्रतिम चमत्कार था जो सभी ईसाई और शास्त्रीय गुणों का भंडार था। जर्मनी नाजीवाद का आधार क्या था? हिटलर का मीन कैंप इसकी पुस्तक थी जो कि 1925 में आती है हिटलर की। इसमें इतिहास के आर्यों और यहूदियों के बीच मनीचियन संघर्ष के रूप में दर्शाया गया था कि जो यहूदी हैं और जो आर्य हैं, तो आर्य चूंकि श्रेष्ठ नस्ल के हैं इसलिए, और यहूदी ये कमजोर नस्ल के हैं, तो इन्हें तो मरना ही है और इनके बीच हमेशा से संघर्ष होता आया है। और जीतेगा कौन? ऑब्वियसली जो रेसली सुप्रीम है, जो कि आर्य थे। ऐसा कौन मानता था? हिटलर मानता था। मुसोलिनी और इतालवी फासिस्टों ने रोम साम्राज्य को आदर्श माना। यह विस्तारवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और पैन नेशनलिज्म यानी राजनीतिक एकजुटता पर आधारित है। सर्व राष्ट्रवाद यानी पैन नेशनलिज्म, ये क्या है? पैन नेशनलिज्म तो पैन अर्थात सभी, हर, प्रत्येक। सर्व राष्ट्रवाद विस्तारवाद या राजनीतिक एकजुटता के माध्यम से अलग अलग लोगों को एकजुट करने के लिए समर्पित राष्ट्रवाद की एक शैली है। तो जहां पर सभी लोगों को एक कर लिया जाए, पैन नेशनलिज्म। जहां पर पूरे लोग या पूरे जो जहां पर हमारी भौगोलिक सीमा है वहां तक के लोगों को आपस में जोड़ लेने का कॉन्सेप्ट है ये। उपनिवेश विरोधी या उत्तर उपनिवेशवादी राष्ट्रवाद यानी एंटी कॉलोनियल और कॉलोनियल नेशनलिज्म। तो विकासशील दुनिया ने राष्ट्रवाद के विभिन्न रूपों को जन्म दिया, जिसमें वे सभी ने किसी न किसी रूप में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष से प्रेरणा ली। यह यूरोपीय शक्तियों के खिलाफ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के फलस्वरूप विकसित हुआ। तो भारत में क्या हो रहा था? राष्ट्र निर्माण के लिए जो संघर्ष था नेशनलिज्म के रूप में उभर रहा था, राष्ट्रवाद के रूप में उभर रहा था, और एक राष्ट्र अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये राष्ट्र निर्माण के लिए था। फिर अफ्रीका व एशिया में इसको राष्ट्रीय मुक्ति की इच्छा से इसको चालू किया गया था। राष्ट्रीय मुक्ति की इच्छा से आधार देने वाली राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने में इसमें मदद की गई। घाना में एनाक्रुमा, नाइजीरिया में डॉक्टर अजिकिवे, तंगानिका बाद में तंजानिया में जूलियस नेरेरे, न्यासालैंड बाद में मलावी में हंटिंगटन बांदा जैसे नेताओं ने मुक्ति आंदोलन चलाए। भारत में गांधी या नेहरू जैसे लोगों ने मुक्ति आंदोलन चलाए। थर्ड वर्ल्ड के देशों में राष्ट्रीय मुक्ति की कामना ने इस प्रकार के राष्ट्रवाद को जन्म दिया। तो
भारत जैसे देशों में जो राष्ट्रवाद आया है वो मुक्ति की कामना से आया है, और ये राष्ट्रवाद बेसिकली कैसा राष्ट्रवाद है? उपनिवेश विरोधी या एंटी कॉलोनियल राष्ट्रवाद है। यह सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद तेजी से विकसित हुआ। ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, पुर्तगाल आदि पश्चिमी शक्तियों का जुआ उखाड़ फेंका। तो ये बेसिकली ऐसा राष्ट्रवाद था जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद और तीव्र हुआ, और इससे क्या हुआ? फ्रांस, ब्रिटेन, नीदरलैंड और पुर्तगाल जैसे जो उपनिवेशी देश थे उनको मजबूर कर दिया गया कि वो उपनिवेशों को छोड़ें और अपने अपने देशों को वापस लौट जाएं। 1947 भारत ब्रिटेन से, 1949 में इंडोनेशिया नीदरलैंड से, 1954 में वियतनाम फ्रांस से आज़ाद हो गया। 1960 के दशक में अफ्रीकी देश भी आज़ाद हो गए। 1960 में नाइजीरिया ब्रिटेन से, 1962 में अल्जीरिया फ्रांस से, और 1990 में नामीबिया ब्रिटेन से मुक्त हुआ था। ये भी याद रखिएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत को आधार मान थर्ड वर्ल्ड के जो देश हैं जो आंदोलन छेड़े उदारवाद की बजाय समाजवाद और मार्क्सवाद के ज़्यादा निकट थे। तो जो थर्ड वर्ल्ड के आंदोलन थे जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात कर रहे थे, वो समाजवादी ज़्यादा थे, वो समाजवादी या मार्क्सवादी ज़्यादा थे। क्यों? क्योंकि इन देशों में जो गरीबी थी, मास पॉवर्टी थी, जो लोगों की अशिक्षा थी, बेरोजगारी थी, उसने मार्क्सवादी और जो समाजवादी जो विचारधारा है उसको ज़्यादा आकर्षित किया या उसको ज़्यादा तरजीह दी। तो आर्थिक और सामाजिक जो अधिकार हैं वो इन देशों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं, ना कि पॉलिटिकल राइट्स तो ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स वो केवल यही चाहते थे कि हमारा देश कम से कम आज़ाद हो जाए और आर्थिक और जो सामाजिक मुद्दे हैं वहाँ पर भी लड़ाई हो। इसलिए ये देश मार्क्सवाद की ओर ज़्यादा प्रभावित हुए थे, ज़्यादा उसे अट्रैक्ट हुए थे। चीन, उत्तर कोरिया, वियतनाम, कंबोडिया इसके उदाहरण हैं। थर्ड वर्ल्ड के देश आज भी राष्ट्र राज्य के संकट व बहुत जातीयता से प्रभावित हैं। तो थर्ड वर्ल्ड के नेशन है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान हो गया या अफगानिस्तान हो गया, यहाँ पर राष्ट्र नेशन स्टेट का संकट है। पता ही नहीं चल रहा है कब किसकी सरकार आई, कब किसकी जा रही है, कहाँ तक बाउंड्री है, क्या है, कुछ नहीं पता चल रहा। और जातीयता है यानी रेशियलिटी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। आपस में बहुत सारी क्लेन्स हैं, बहुत सारे जो जाति समूह हैं वो आपस में संघर्ष कर रहे हैं, बहुत सारे एथनिक ग्रुप भी हैं। एंडरसन ने कल्पित समुदाय के रूप में 3 प्रकार का राष्ट्रवाद बताया है। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया दोस्तों। क्रियोल राष्ट्रवाद जो लैटिन अमेरिका में था, एक दमित नौकरशाही वर्ग द्वारा राष्ट्रवाद का विकास हुआ था। फिर यूरोप का भाषाई राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय राज्यवजन कल्याण पर आधारित था, और रूसीकरण वाला राष्ट्रवाद ऊपर से सांस्कृतिक एकरूपता को थोपना इसका मुख्य उद्देश्य था। फिर एंडरसन के अनुसार उपनिवेशवाद की खिलाफत के रूप में जो राष्ट्रवाद पैदा हुआ उसके लिए ये 3 आदर्श थे। इन देशों में आरंभिक राष्ट्रवाद अभिजन वर्ग की कुंठाओं व एकजुटता की वजह से बढ़ा। पार्था चटर्जी ने अपनी पुस्तक द नेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट में एंडरसन के विचारों की आलोचना की है। चटर्जी के अनुसार एशियाई व अफ्रीकी देशों पर यूरोपीय राष्ट्रवाद की धारणा थोपी गई। तो जो एशियाई देश हैं या भारत जैसे देश हैं या अफ्रीकी जो देश हैं वहाँ पर नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग तरीके से डेवलप हुआ है, और वहाँ पर जो आधुनिक विचारक हैं उन्होंने क्या किया है कि जो यूरोपियन जो नेशनलिज्म था उसको थोपने का काम किया है। ऐसा कौन मानते हैं? पार्था चटर्जी मानते हैं। ब्लैक नेशनलिज्म यानी काला राष्ट्रवाद ये क्या है? काला राष्ट्रवाद या तो अफ्रीका की परिघटना है या किसी भी दूसरे महाद्वीप की जहां अफ्रीकी मूल के लोग रहते हैं। इसका उभार संयुक्त राज्य अमेरिका में तकरीबन 2 शताब्दी पहले एक सामाजिक आंदोलन के रूप में हुआ था। यह मुख्य रूप से अफ्रो अमेरिकी प्रतिशोध परंपरा और संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लवाद व दमन के प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। काला राष्ट्रवाद या ब्लैक नेशनलिज्म संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ली दास्ता की प्रतिक्रिया के तौर पर मुक्ति के राष्ट्रवाद के रूप में सामने आया था। बेसिकली ये अमेरिका से शुरू हुआ था जो ब्लैक नेशनलिज्म है, और ये किसी भी अफ्रीकन देश से संबंधित हो सकता है या किसी भी ऐसे देश से संबंधित हो सकता है जहां पर अफ्रीकी मूल के लोग रहते हैं। काले राष्ट्रवाद की शुरुआत करने वाले नेताओं में से एक मार्टिन रॉबिन्सन डिलेनी है, ने अमेरिका में कालों की स्थिति को आंतरिक उपनिवेशवाद की संज्ञा दी। तो क्या कहा कि ये आंतरिक उपनिवेशवाद है, यानी जो व्हाइट पर्सन है, जो गोरे लोग हैं, वो काले लोगों का, ब्लैक पीपल का शोषण कर रहे हैं। ये एक प्रकार का आंतरिक उपनिवेशवाद है। यहाँ काले लोगों को अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए समानांतर संस्थाएं बनानी पड़ेगी, यहाँ तक कि उन्हें ब्लैक चर्च का भी निर्माण करना होगा। काले राष्ट्रवाद में 2 पहलू शामिल हैं,
नस्ल विरोधी एकजुटता और राष्ट्रवाद के पारंपरिक पहलू। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि 60 के दशक में ब्लैक पावर का उभार हुआ। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी ब्लैक पैंथर पार्टी इसी तरह का एक राजनीतिक दल था। फिर 2009 में बराक ओबामा के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने में काले राष्ट्रवाद के कारण जो महत्वपूर्ण ब्लैक नेशनलिज्म था, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बराक ओबामा 2009 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तथा राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाने में भूमिका मिली थी। राष्ट्रवाद, राज्य व राष्ट्रीयता। तो एक राज्य में अनेक राष्ट्र व राष्ट्रीयताएं हो सकती हैं। एक राज्य में अनेक राष्ट्र व राष्ट्रीयताएं हो सकती हैं। तो जैसे कि जो ईरान है, वहाँ पर जो ईरान और टर्की के बीच में जो लोग रहते हैं, बेसिकली वहाँ पर वो एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। बेसिकली उनको कुर्द कहा जाता है। कुर्द लोग एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। तो एक राज्य है जहाँ पर अनेक राष्ट्र इन द सेंस कि भारत है, क्योंकि एक राज्य है लेकिन वहाँ पर अनेक राष्ट्र रहते हैं। जैसे तमिल एक अलग राष्ट्र हो गया, जो तमिल प्रदेश है, या जो केरल, या कि जो अन्य है ना ईस्टर्न जो पूर्वोत्तर जो राज्य हैं वो अलग नेशन है। नेशन इन द सेंस कि जिनकी भाषाएं, परंपराएं और संस्कृतियां मिलती हैं। तो अगर ऐसा देखा जाए तो भारत में तो कई राष्ट्र उभर कर आ जाएंगे और राष्ट्रीयताएं भी अलग अलग हो सकती हैं। जैसे ईरान में कुर्द लोग रहते हैं, वो अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। तो ये एक राष्ट्र या राष्ट्रीयता के लोग कई राज्यों में निवास कर सकते हैं। तो एक राज्य में अनेक राष्ट्र या राष्ट्रीयताएं हो सकती हैं तथा एक राष्ट्र या राष्ट्रीयता के लोग कई राज्यों में निवास कर सकते हैं। तो जैसे कुर्द लोग हैं, वो तुर्की में भी रहते हैं और ईरान में भी रहते हैं। किंतु बिना राष्ट्र के साथ एकाकार हुए राज्य प्रायः अपूर्ण माना जाता है। इसमें अनेक राष्ट्रीयताएं हो सकती हैं लेकिन राष्ट्र एक ही होना चाहिए। भारत में अनेक राष्ट्रीयताएं हैं लेकिन राज्य एक होना चाहिए अगर आपको नेशन स्टेट बनना है तो। जर्मन के अनुसार राष्ट्रीयता का संबंध धर्म की भांति चेतना से है। राजत्व भौतिक है, राष्ट्रीयता मनोवैज्ञानिक है। राजत्व राजनीतिक है, राष्ट्रीयता मन स्थिति है। राजत्व कानूनी स्थिति है, राष्ट्रीयता एक आध्यात्मिक संपत्ति है। राज्य एक अनिवार्य उत्तरदायित्व है, राष्ट्रीयता विचार, भावना और जीवन यापन का एक मार्ग है। राजत्व समस्त सभ्यतापूर्ण जीवन दर्शन की एक अविच्छेद दशा है। तो राष्ट्र और राज्य में अंतर क्या है उसको देख लेते हैं। तो राज्य एक भौतिक व राजनीतिक व्यवस्था है। हम देखा है कि राज्य क्या है, एक भौतिक, अगर भारत को देखें तो भारत की एक भौगोलिक सीमा है और एक राजनीतिक व्यवस्था है, भारत की सरकार है। जबकि जो राष्ट्र है ये आध्यात्मिक व चेतनमय इकाई है, ये एक मनोस्थिति है। हमने पहले भी देखा था। इसका निश्चित व अनिवार्य लक्षण या तत्व होते हैं। तो इसके हम देख सकते हैं भारत क्या है, इसके एक निश्चित आकार है, इसका एक भूभाग है। जबकि जो राष्ट्र है ये परिवर्तनशील है, अनिश्चित है, इसके लक्षण व तत्व अलग अलग हो सकते हैं। तो जो राष्ट्र का कॉन्सेप्ट, जैसे भारत में क्या है, अगर हिंदूवादी राष्ट्र को देखा जाए या भारत में एक जो राष्ट्रवाद है उसमें पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है, जहाँ यहाँ इसमें पाकिस्तान शामिल है, उसमें बांग्लादेश शामिल है, उसमें अफगानिस्तान का भी कुछ हिस्सा शामिल है। तो ये पूरा तो जो मानसिकता है वो तो हम किसी भी लेवल पे ले जा सकते हैं। जैसे चाइना कहता है कि ये पूरे जो नेपाल वगैरह ये सब हमारे देशों में आते हैं। 5 फिंगर की बेसिकली उसकी पॉलिसी है। तो राष्ट्र जो कॉन्सेप्ट है ये परिवर्तनशील है, वो अनिश्चित लक्षण है। ये प्रभावशाली भावनात्मकता व भौतिक संरचनाएं होती हैं राज्य में और इसमें इसका संबंध चेतना व मनोविज्ञान से है। फिर फॉर एग्जाम्पल प्रभावशाली भावनात्मक भौतिक संरचनाएं, इसमें संप्रभुता है, सरकार है, जनसंख्या है, भू क्षेत्र है। फिर इसकी कानूनी स्थिति होती है, राज्य की एक कानूनी स्थिति है। जबकि जो राष्ट्र है ये हमारे मनों में, हमें मन में बसता है, हमारी एक मनोभावना है, अनिवार्य उत्तरदायित्व है राज्य का और इसका राष्ट्र का आध्यात्मिक संपत्ति होती है। राष्ट्रवाद व राष्ट्र राज्य वर्तमान व भविष्य। तो सोवियत यूनियन के विघटन व USSR के विघटन व उससे बने नए राष्ट्रों के राष्ट्रीय निर्माण में अतिवादी राष्ट्रवाद पनप रहा है। राष्ट्रवाद पर एक महत्वपूर्ण विचार भूमंडलीकरण का प्रभाव है। तो राष्ट्रवाद पर एक महत्वपूर्ण विवाद क्या है, भूमंडलीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव। इसमें विश्व नागरिकता भूमंडलीकरण के सामाजिक पक्ष से संबंधित अवधारणा, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय अस्मिता को प्रमुख रूप से चुनौती दी गई है। वैश्विक नागरिकताकरण यानी ग्लोबल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट आया है, मुख्य रूप से राष्ट्रीय राज्यों के बढ़ते हुए संकट को दर्शाता है। यह संकट बहुत कारणों से उत्पन्न हो रहे हैं, जिनमें पर्यावरणीय कारण सबसे महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि आज पर्यावरण बचाने की वैश्विक चेतना पुरजोर तरीके से वैश्विक जनमत में बदलती जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, फॉर एग्जाम्पल टेररिज्म हो गया या जो क्लाइमेट चेंज हो गया, इसमें ग्लोबल कम्युनिटी से मांग की जाती है, जो वैश्विक समुदाय है उससे मांग की जाती है।
तो हमें भी ग्लोबल सिटीजन बनना पड़ेगा अगर हमें क्लाइमेट चेंज और आतंकवाद जैसे मुद्दों को, जो कि सबको प्रभावित करते हैं, से जूझना है। विभिन्न समकालीन प्रवृत्तियों ने राष्ट्रवाद व राष्ट्र राज्य की अवधारणा को कमजोर कर दिया है, जो निम्नलिखित है। तो यूएनओ ने राष्ट्रवाद को कमजोर किया है। उसके साथ साथ वो क्षेत्रीय आर्थिक संगठन EU, AU, आसियान, तो इनको क्या कहा जाता है? इन्हें सुप्रा नेशन कहा जाता है। ऐसे जो संस्थाएं हैं कि ये नेशन से भी ऊपर हो चुकी हैं ये। तो अब एक व्यक्ति जो यूरोप का व्यक्ति है वो अपने आप को यूरोपियन यूनियन का मेंबर मानता है, ना कि किसी एक जर्मनी या स्पेन का। सैन्य संगठन नाटो जैसे जो संगठन है उन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर MNCs और INGOs, इंटरनेशनल NGOs। फिर आत्मनिर्भरता जटिल हो गई है, कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। कोहेन और नाई बोलते हैं कि जो अब भारत और जो चीन है वो आपस में इतने ज़्यादा आत्मनिर्भर है, इंटरकनेक्टेड है या कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है कि भारत के जो सैन्य मुद्दे हैं या भारत का जो बाउंड्री का इशू है उसको रहते हुए भारत आर्थिक रूप से चाइना से कोऑपरेट कर रहा है, अमेरिका चाइना से कोऑपरेट कर रहा है, भले ही कितना मतभेद है। तो ये कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस आ गई है। LPG है, फिर पर्यावरण पर संकट है, वैश्विक समस्याएं जैसे आतंकवाद, महामारी, तेजी मंदी, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व संचार प्रौद्योगिकी और सूचना तकनीक। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां देख लेते हैं। तो जॉन हर्डर को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यानी कल्चरल नेशनलिज्म का पिता कहा जाता है। जीन जैक्स रूसो को राजनीतिक राष्ट्रवाद का पिता या आधुनिक राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। एरिक हॉब्सबॉम ने राष्ट्र को इन्वेंटेड ट्रेडिशन यानी आविष्कृत परंपरा कहा है। फिर हैंस कोहेन राष्ट्रवाद एक मानसिक स्थिति है ऐसा बोलते हैं। कार्ल डोइस राष्ट्र सांस्कृतिक व सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति है। एंथनी स्मिथ ये क्या बोलते हैं कि नजातीय राष्ट्रवाद यानी राष्ट्रवाद का कारण एथनिसिटी है। बेनेडिक्ट एंडरसन एक काल्पनिक समुदाय यानी इमेजिन कम्युनिटी की बात करते हैं। एल बिलिंग ये साधारण राष्ट्रवाद यानी बैनल नेशनलिज्म की बात करते हैं। गुसेपी मैजनी ये प्रत्येक राष्ट्र एक राज्य पूरे राष्ट्र के लिए केवल एक राज्य ऐसी बातें करते हैं। चार्ल्स मॉरस ये अभिन्न राष्ट्रवाद यानी इंटीग्रल नेशनलिज्म की बात करते हैं। मार्टिन रॉबिन्सन डिलेनी ये आंतरिक उपनिवेशवाद की बात करते हैं। तो पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो कार्ल डुइस उनकी पुस्तक का क्या नाम है? नेशनलिज्म एंड सोशल कम्युनिकेशन। 1962 में आती है। एंथनी स्मिथ द एथनिक ओरिजिन ऑफ नेशन 1986 में आती है। स्टालिन मार्क्सिज्म एंड नेशनल क्वेश्चन। अर्नेस्ट गेलनर नेशन एंड नेशनलिज्म 1983 में आती है। और अगर नेशन एंड नेशनलिज्म सिंस 1789 कर दिया जाए तो ये एरिक हॉब्सबॉम की पुस्तक हो जाएगी। ये भी 1989 में पुस्तक आती है। एंडरसन की पुस्तक का क्या नाम है? इमेजिन्ड कम्युनिटीज रिफ्लेक्शन ऑन द ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, ये 1983। तो एल बिलिंग की पुस्तक का क्या नाम है? बैनल नेशनलिज्म, ये 1997 में आती है। बैनल नेशनलिज्म। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक का नाम है नेशनलिज्म। कैडोरी एली के पुस्तक का क्या नाम है? नेशनलिज्म। फिर हैंस कोहेन नेशनलिज्म एंड लिबर्टी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, दो इनकी पुस्तक है। नेशनलिज्म एंड लिबर्टी एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। फिर ब्यावर्ड सी सेफर की पुस्तक का क्या नाम है? नेशनलिज्म मिथ एंड रियलिटी। तो इस प्रकार से नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं दोस्तों तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते जाइए वीडियो को। नेट का चेयरअप का जो नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है तो आप उसमें देखते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।